नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू SGKG स्टडीज एंड SGKG 2.22 यूट्यूब चैनल। अभी हम एज ए पार्ट ऑफ सीरीज DPC के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। DPC स्टैंड्स फॉर डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमिटी। सो डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमिटी के बारे में ये तीसरा वीडियो है और इसमें हम कवर करेंगे प्रोसीजर टू बी फॉलोड बाय DPC। जो डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी होती है वो क्या क्या प्रोसीजर फॉलो करती है, और ये जो एक्सट्रैक्ट हमने लिया है वो DOPT का 27 मार्च 2023 के ऑफिस मेमोरेंडम से लिया है। राइट, चलिए शुरू करते हैं। इसका पॉइंट नंबर 4 है प्रोसीजर टू बी ऑब्जर्व्ड बाय डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी। डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी के द्वारा क्या क्या प्रोसीजर ऑब्जर्व करने हैं उसके बारे में यहां पर मेंशन किया गया है। फर्निशिंग ऑफ सर्टिफिकेट बाय चेयरमैन एंड मेंबर्स। क्या पॉइंट है? फर्निशिंग ऑफ सर्टिफिकेट बाय चेयरपर्सन और मेंबर while sending the agenda papers of the DPC to the chairperson and to the members of DPC, each one of them may specifically be asked to furnish the information to the appointing authority sufficiently in advance, stating that one of his or her close relative is being considered by DPC and that she is otherwise also not interested in any particular। क्या करते हैं? एग्जाम ड्यूटी लगती है ना, एग्जाम ड्यूटी में भी एक डिक्लेरेशन देना होता है, एक सर्टिफिकेट देना होता है। उसी तरीके से जैसे ही कमेटी फॉर्म होती है, कंस्टिट्यूट होती है, तो उसमें जो भी चेयरपर्सन है या मेंबर है वो एक डिक्लेरेशन देते हैं, एक सर्टिफिकेट देते हैं कि I am member of this DPC, I am chairperson of this DPC, which is going to be conducted for so and so post, and I further certify that none of my close relative is being considered in the DPC। मेरे कोई भी निकट संबंधी इस DPC पैनल में कंसीडर करने के लिए नहीं है, ऐसा सर्टिफिकेट देना पड़ता है। क्यों? इम्पार्शलिटी मेंटेन करने के लिए। Members of the DPC may also endorse sufficiently in advance a copy of such information to the chairperson of the DPC। ये जो DPC के जो मेंबर हैं, एक कॉपी वो अपॉइंटिंग अथॉरिटी को भेजेंगे, दूसरी कॉपी चेयरपर्सन को भेजते हैं। इन द इवेंट ऑफ द चेयरपर्सन members not being in position to participate in the meeting, तो ये तो सर्टिफिकेट का हो गया। इसके बाद से कमिटी कंस्टिट्यूट हो गई। कमिटी कंस्टिट्यूट होने के बाद कोई मेंबर कमिटी में पार्टिसिपेट नहीं हो पा रहे हैं बिकॉज ऑफ ABCD एंड रीजंस, दिस वुड फैसिलिटेट मेकिंग अल्टरनेट अरेंजमेंट। जैसे आपको क्या करना है, आपको लिख करके भेजना है, आई एम मेंबर ऑफ सो DPC कमिटी एंड अनफॉर्चुनेटली आई एम गोइंग आउट ऑफ द स्टेशन और नॉट फीलिंग वेल और सम अदर इश्यूज और सम ऑफ माय रिलेटिव इज पार्ट ऑफ दिस DPC पैनल, देन आई मे नॉट बी एबल टू अटेंड द मीटिंग। अकॉर्डिंगली अल्टरनेटिव अरेंजमेंट चाहिए ना, कोरम तो पूरा करना है। अल्टरनेटिव अरेंजमेंट इन टाइम बाय नॉमिनेटिंग ऑफिसर्स ऑफ द इक्विवेलेंट रैंक टू फंक्शन एज चेयरपर्सन मेंबर ऑफ द DPC इफ परमिसिबल अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ द रिलेवेंट रिक्रूटमेंट रूल्स। इसमें हमने दो चीजें देखी। ये जो हमारा पैरा 4 है, इसमें दो चीजें, दो बातों पर मुख्य रूप से ध्यान दिया गया। एक तो जो DPC के चेयरपर्सन है एंड DPC के मेंबर हैं, इन लोगों को एक सर्टिफिकेट देना है, अंडरटेकिंग देना है, डिक्लेरेशन देना है दैट दे आर
made member of this DPC, and they further certify that none of their close relative is being considered by the DPC. और नहीं तो मेंशन करेंगे one or more close relative is being considered by the DPC conducted by me, hence I may be excused. तो सर्टिफिकेट तो ये चाहिए, ये सर्टिफिकेट चेयरपर्सन को भी देना है, ये सर्टिफिकेट अपॉइंटिंग अथॉरिटी को देना है। तो इससे क्या होगा, अल्टरनेटिव अरेंजमेंट करने में हेल्प मिलेगा। दूसरा चीज ये है कि किसी भी और भी कारण से अगर डीपीसी के मेंबर उसमें डीपीसी में पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे हैं, नॉट कैपेबल ऑफ participating in the DPC, then in that situation again alternative arrangement is required. That also needs to be communicated well in advance so that DPC should function properly in a planned manner. उसके चलते डिले नहीं होना चाहिए। ये मेंबर छुट्टी पे चले गए, वो मेंबर डेपुटेशन पे चले गए, इसके चलते डिले नहीं होना चाहिए। रिप्लेस कीजिए, अल्टरनेटिव अरेंजमेंट कीजिए और करके टाइमली डीपीसी करनी है, राइट। अब प्रश्न ये उठता है कि इंटरव्यूज इन प्रमोशन, प्रमोशन में इंटरव्यू भी होता है क्या? आइए उसका प्रोविजन देख लेते हैं। पहले ही लाइन में लिखा है नो इंटरव्यू शुड बी हेल्ड। पहले ही निगेटिव से शुरू हो रहा है, इसका मतलब कि स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटरी नेचर का है। सो नो इंटरव्यू शुड बी हेल्ड अनलेस इट हैज बीन स्पेसिफिकली प्रोवाइडेड फॉर इन द रिक्रूटमेंट रूल्स फॉर द पोस्ट सर्विस। सो हमने पहले ही आपको बता रखी है, डीपीसी करने के लिए रिक्रूटमेंट रूल जो है सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। रिक्रूटमेंट रूल जो कह रहा है उसी के अनुसार डीपीसी होगी। अगर रिक्रूटमेंट रूल में ये मेंशन किया हुआ है कि ये जो प्रमोशन होगा डीपीसी होगी, उसमें इंटरव्यू भी लिए जाएंगे, लेना पड़ेगा, बिल्कुल लेना पड़ेगा। लेकिन अगर ऐसे ही इंटरव्यू का मेंशन नहीं है, डीपीसी जो होगी सीनियरिटी बेसिस पे होगी, अपार बेसिस पे होगी, ऐसा कुछ लिखा है, तो फिर इंटरव्यू करने की जरूरत नहीं है, राइट। Whenever promotions are to be made by the method of selection by DPC and the administrative ministry desires that an interview should form part of selection process, necessary provision should be made in the recruitment rules. So अगर आपको इंटरव्यू लेना ही है तो वो रिक्रूटमेंट रूल में होना चाहिए। अगर रिक्रूटमेंट रूल में नहीं है, इंटरव्यू नहीं ले सकते। However, interviews in junior level post up to group B non-gazetted in the government have been discontinued irrespective of mode of appointment, whether promotion, by deputation, by direct recruitment. So आप सबको पता ही है 2015 अक्टूबर 2015 के ये OM के अनुसार नॉन गजेटेड बी क्लास तक का जितना भी रिक्रूटमेंट का इंटरव्यू होता था उसको स्टॉप कर दिया गया, बंद कर दिया गया। चाहे वो प्रमोशन के द्वारा हो, चाहे वो डेपुटेशन के द्वारा हो, चाहे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के द्वारा हो, इन ऑल कंडीशन इंटरव्यू हैज बीन डिसकंटिन्यूड। पहले होता होगा तो होता होगा, अभी इसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया है। ये है, आप इस OM को आप सर्च कर सकते हैं, मिल जाएगा। सो इसलिए लगभग मान के चलिए कि प्रमोशन में इंटरव्यू नहीं होती। फिर कैसे होता है साहब? सिलेक्शन मेथड क्या है? जोन ऑफ कंसिडरेशन फॉर प्रमोशन बाय सिलेक्शन, एक फेमस टर्मिनोलॉजी है जोन ऑफ कंसिडरेशन। सो जोन ऑफ कंसिडरेशन फॉर प्रमोशन बाय सिलेक्शन में क्या है? फॉर प्रमोशन बाय सिलेक्शन मेथड द साइज ऑफ जोन ऑफ कंसिडरेशन वुड बी एज अंडर। बहुत इंटरेस्टिंग है।
बहुत ही इंटरेस्टिंग है। कहने का मतलब यह है कि नंबर ऑफ वैकेंसी जितनी होगी उसके प्रोपोर्शन में नंबर ऑफ ऑफिसर्स टू बी कंसीडर्ड फॉर द डीपीसी होगी। अगर एक वैकेंसी है और एक ही अफसर को कंसीडर किया जाए और किसी कारण से वो इनएलिजिबल हो गए तो वैकेंसी खड़ी की खड़ी रह गई, फुलफिल नहीं हुई। इसलिए ये प्रोबेबिलिटी को ध्यान में रखते हुए कि डिपार्टमेंट में बहुत से एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन, डिसिप्लिनरी एक्शन चलते रहते हैं, इस प्रोबेबिलिटी को ध्यान में रखते हुए वैकेंसी ईयर के अगेंस्ट में ऑफिसर्स टू बी कंसीडर्ड एक मेनी फोल्ड में चलता है। और जब ये बात SC/ST के लिए आ जाए उसको बोलते हैं एक्सटेंडेड जोन ऑफ कंसिडरेशन फॉर SC/ST। इनके लिए और भी ज्यादा बढ़ जाता है। हाँ, तो देखिए नंबर ऑफ वैकेंसी अगर 1 है, अगर सिर्फ एक वैकेंसी है तो उस एक वैकेंसी के अगेंस्ट में नंबर ऑफ ऑफिसर्स टू बी कंसीडर्ड हैज टू बी 5। सेम विद द extended zone of consideration also. If number of vacancy is 2, यहां पर क्या हो गया, 1 to 5 हो गया। अगर 2 वैकेंसी है तो 1 to 4 हो जाएगा। सो 2 4 जा 8 लोगों को यहां पर कंसीडर करना है। एक्सटेंडेड जोन में 5 का 10 ही रहा, 10 हो गया, ये 5 टाइम्स हो रहा है। हाँ, जब 3 वैकेंसी होगी तो नंबर ऑफ ऑफिसर्स टू बी कंसीडर्ड इज 10। 10 व्यक्तियों को इसमें कंसीडर किया जाएगा। देखिए, और यहां पर 15 किया जाएगा। जब 4 होगी तो नंबर ऑफ ऑफिसर्स टू बी कंसीडर्ड विल बी 12। आपने देखा हम 5 गुने से लेकर के 3 गुने तक आ गए। एक वैकेंसी 5 officers to be considered, 2 vacancy 8 officers to be considered, 4 times, 3 vacancy 10 officers to be considered plus 3 times, 4 vacancy 12 officers to be considered exactly 3 times। और यहां पर 5 का मल्टीपल चल रहा है। ये आप ये देखें, ये 5 का मल्टीपल चल रहा है, याद करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर 1 है तो 5 हो गया, 2 है तो 10 हो गया, 3 है तो 15 हो गया, 4 है तो 20 हो गया। ये 5 टाइम्स चल रहा है और ये 5 टाइम्स कंटिन्यूड है लास्ट में। यहां कुछ वेरिएशन हो रहा है। 5 से 10 तक अगर होंगे वैकेंसीज तो ट्वाइस द नंबर ऑफ वैकेंसी प्लस 4। अगर मान लीजिए कि 8 वैकेंसी है तो 8 वैकेंसी का ट्वाइस कितना होगा, 16 होगा, और 16 प्लस 4 20 होगा। सो 8 वैकेंसी के अगेंस्ट में नंबर ऑफ ऑफिसर्स टू बी कंसीडर्ड इज 20, 2.5 टाइम्स हायर होता है। देखिए ये कैसे ये घटते जा रहा है, रेशियो यहां पर घटते जा रहा है। जब मोर देन 10 हो, जो मैक्सिमम केसेस में होता है, जब मोर देन 10 हो तो 1.5 टाइम्स द नंबर ऑफ वैकेंसीज, 1.5 टाइम्स, 1.5 गुना। अगर 20 मान लीजिए 20 100 ले लेते हैं, अगर 100 वैकेंसी है तो 100 वैकेंसी के अगेंस्ट में 150, 1.5 टाइम मीन्स 1.5 गुना। सो 100 वैकेंसी के अगेंस्ट में 150 प्लस 3, 153 ऑफिसर्स टू बी कंसीडर्ड फॉर द डीपीसी। ठीक है, सिलेक्शन मेथड है और सिलेक्शन मेथड में साइज ऑफ जोन ऑफ कंसीडरेशन है। तो जब 10 से ज्यादा हो जाएंगे तो साइज ऑफ जोन ऑफ कंसीडरेशन जो है दैट विल बी एक्सटेंडेड टू 1.5 टाइम्स प्लस 3। सो अगर 100 वैकेंसी है तो 150 प्लस 3, 153 ऑफिसर्स विल बी कंसीडर्ड अंडर द साइज ऑफ जोन ऑफ कंसिडरेशन। होना इनमें से 100 को ही है क्योंकि 100 वैकेंसी है, लेकिन अंडर कंसिडरेशन जोन जो होंगे वो 153 होंगे। ऐसा रूल बनाया गया है सो दैट
कुछ लोग अगर एलिमिनेट भी हो जाए बिकॉज ऑफ एबीसीडी रीजंस, तब भी वैकेंसी जो है वो फुलफिल हो जाए, वैकेंसी वैकेंट ना रहे। तो इसका ध्यान जो डीपीसी सेल है वो करती है। एससी एसटी का जो केस है, जो एक्सटेंडेड जोन ऑफ कंसिडरेशन है, ये शुरू से ही 5 टाइम्स है, 5 टाइम्स द नंबर ऑफ वैकेंसी। अगर 100 यहां पर है तो 500 कंसिडरेशन होगा। नंबर ऑफ वैकेंसी में जो 100 होगा, उसी 100 में पहले ही बाइफरकेट कर देंगे कि एससी एसटी का इसमें कितना बन रहा है और अदर देन एससी एसटी का कितना बन रहा है। और जितना एससी एसटी का बन रहा है उसका 5 टाइम्स यहां पर होगा, टोटल का 5 टाइम्स नहीं। जितना इनको माइनस, एससी एसटी का सीट माइनस करने के बाद से जितना वैकेंसी हो रही है उतने का ये 1.5 टाइम्स होगा। बट ऑल टुगेदर टोटल जो होगा, टोटल का ये 1.5 टाइम्स मिनिमम होना चाहिए, +3 होना चाहिए, बट नॉट लेस देन द साइज ऑफ जोन ऑफ कंसिडरेशन फॉर 10 वैकेंसी। इससे कम नहीं होना चाहिए। ये ट्वाइस द नंबर ऑफ वैकेंसी है ना, 10 का कितना हो जाएगा, 20 और 4 24। सो 24 से नीचे नहीं होना चाहिए अगर 10 से ज्यादा हैं तो। उम्मीद है आपको सिंपल है, समझ में आ ही गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट, if adequate number of SC/ST candidates are not available within the normal field of choice as above to fill up the vacancies reserved for them, the field of choice should be extended to 5 times the total number of vacancies, and the SC/ST candidates coming within the extended field of choice be considered against the vacancies reserved for them. सो अगर किसी कारण से जो हमारा कंसिडरेशन जोन है, उस कंसिडरेशन जोन में उतने एससी एसटी के कैंडिडेट्स नहीं फॉल हो पा रहे हैं जितना कि हमें प्रोपोर्शन में चाहिए, तो क्या करेंगे, नॉर्मल फील्ड ऑफ चॉइस को 5 टाइम्स कर देंगे। और 5 टाइम करने के बाद जो एससी एसटी के कैंडिडेट्स उस जोन में आएंगे उनको उसमें कंसीडर किया जाएगा, वैकेंसी के अगेंस्ट में कंसीडर किया जाएगा। Where there are a number of feeder grades with a fixed quota, the zone of consideration will be applicable separately with reference to the number of posts going to the quota of a particular feeder grade. feeder grade क्या होता है, कभी कभी जो हायर जो पोस्ट है उसके कई तरीके होते हैं फीड करने के। एक तो जैसे कि प्रमोशन से हो गया, कुछ डेपुटेशन से हो जाएगा, कुछ डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से हो जाएगा, कुछ एलडीसी कोटा से हो जाएगा, कुछ और भी उसके वेज हो सकते हैं। तो इन सब का अलग अलग कोटा सेग्रीगेट किया जाएगा, और जितना कोटा सेग्रीगेट किया जाएगा उसी के अगेंस्ट में कंसिडरेशन जोन बनाया जाएगा, और उसी कंसिडरेशन जोन के अगेंस्ट में डीपीसी की जाएगी। राइट, ये पूरा कोटा वाइज उसको सेपरेट करना है, कितने पोस्ट के लिए कर रहे हैं उसको सेपरेट करना है। गाइडलाइन फॉर कंडक्टिंग द प्रोसीडिंग्स ऑफ डीपीसी, तो इसमें हम गाइडलाइन फॉर कंडक्टिंग द प्रोसीडिंग ऑफ डीपीसी जो मेंशन किया हुआ है उसमें हम देखते हैं, ईच डिपार्टमेंट प्रमोशन कमिटी शुड डिसाइड इट्स ओन मेथड एंड प्रोसीजर फॉर ऑब्जेक्टिव असेसमेंट ऑफ सुटेबिलिटी ऑफ कैंडिडेट्स। सो डिपार्टमेंट के पास ये राइट है कि अपना वो स्वयं एक गाइडलाइन बना ले, कुछ मेथड बना ले, कुछ प्रोसीजर बना ले फॉर ऑब्जेक्टिव असेसमेंट ऑफ द सुटेबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट। चेकलिस्ट बना लीजिए, डीडी प्रमोशन के लिए 2 साल का एडी चाहिए, इसमें देखिए कितने लोग 2 साल वाले एडी आ रहे हैं, टिक 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 टिक, ये लोग आए, ये कंसिडरेशन जोन में आ गए, ये नहीं आ रहे, ये नहीं आ रहे। ऐसे ऐसे ऑब्जेक्टिव असेसमेंट होता है, ये यस और नो का डिसीजन होता है। इसमें सब्जेक्टिव होता है तो इसको करना है कि नहीं करना होता, ऑब्जेक्टिव मींस टू द पॉइंट, यस नो यस नो यस नो, ऐसे करना है।
DPC enjoy full discretion to devise their own methods and procedure for objective assessment of the suitability of candidates who are to be considered by them. कमेटी है, डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी है, तो इनके पास डिस्क्रिप्शन तो होना ही चाहिए. सो डीपीसी के पास फुल डिस्क्रिप्शन है अपने मेथड और अपने प्रोसीजर को बनाने के लिए, अपने मेथड एंड अपन प्रोसीजर को डिवाइस करने के लिए. फॉर व्हाट पर्पस? फॉर ऑब्जेक्टिव असेसमेंट ऑफ द सुटेबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट्स हु आर टू बी कंसिडर्ड बाय देम. In order to ensure greater selectivity in matters of promotion and for uniform procedures for assessment by DPC, the following guidelines are laid down to regulate the assessment of suitability of candidates by DPC. क्या गाइडलाइन लेट डाउन किया गया है? While merit has to be recognized and rewarded. देखिए साहब, ऐसा है, मेरिट को तो रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा, मेरिट को रिवार्ड करना पड़ेगा, अन्यथा डिपार्टमेंट कोलैप्स कर जाएगा. तो मेरिट की तो वैल्यू होनी ही चाहिए. और जब प्रमोशन की बात आती है तो उसमें निश्चित रूप से मेरिट को भी ध्यान रखना चाहिए. किस बेसिस पर मेरिट जज कर रहे हैं वो अलग हो सकता है, मेथड अलग हो सकते हैं, प्रोसीजर अलग हो सकते हैं, लेकिन मेरिट वाले को ही हम, डिजर्विंग कैंडिडेट को ही हम प्रमोट कर रहे हैं, ये तो ध्यान में रखना ही पड़ेगा. While merit has been recognized and rewarded, advancement in an officer's career would not be regarded as a matter of course. तो आप प्रमोशन को टेक इट ग्रांटेड नहीं ले सकते. मेरा इतना लेंथ ऑफ सर्विस होगा, मुझे प्रमोशन मिलेगा ही मिलेगा. यू कांट से लाइक दैट. आपका प्रमोशन सीनियरिटी बेसिस पर है, लेकिन उसके साथ मेरिट को भी अटैच किया गया है. So promotion cannot be taken as a granted, but should be earned by dint of hard work, good conduct, and result-oriented performance. So promotion कैसे मिलता है? आपके हार्ड वर्क से मिलता है, आपके गुड कंडक्ट से मिलता है, रिजल्ट ओरिएंटेड परफॉर्मेंस से मिलता है. ये कहाँ मिलेगा साहब? एज रिफ्लेक्टेड इन द एनुअल परफॉर्मेंस अप्राइजल रिपोर्ट्स, अपार में मिलता है. हाँ, आप हार्ड वर्क करते हैं या हार्डली वर्क करते हैं, आपके अपार में मिलेगा. गुड कंडक्ट है, बैड कंडक्ट है, आपके अपार में मिलेगा. रिजल्ट ओरिएंटेड परफॉर्मेंस है कि सिर्फ टाइम पास करते हैं, ये सबका पेन पिक्चर जो होता है आपके अपार में मिलता है. तो ये अपार जो है आपका मार्कशीट है. इस मार्कशीट के बेसिस पर ही मेरिट लिस्ट बनाई जाती है. सो as reflected in the APAR and based on a strict and rigorous selection process. ये हमारे गाइडलाइन होते हैं. कहने का मतलब ये हुआ कि जब डीपीसी की बात आती है तो जो अपार है वही हमारा मार्कशीट है, वही हमारा परफॉर्मेंस है, वही हमारे हार्डवर्क का इंडिकेशन है, वही हमारे गुड कंडक्ट के बारे में डिपिक्ट करता है. So APAR is the prime document for conducting DPC. Consideration of APAR. Consideration of Annual Performance Appraisal Report. क्या है इसमें? Annual Performance Appraisal Reports are the basic inputs. नोट कर लीजिए. APARs are the basic inputs on the basis of which assessment is to be made by each DPC. The evaluation of APAR should be fair, just, and not discriminatory. So, चूंकि APAR जो होता है, APAR is the basic input for the assessment by DPC. DPC का बेसिक इनपुट करने के लिए, इनको बेसिक इनपुट है प्रमोशन के लिए, इसलिए इसको इतने हल्के में नहीं लेना चाहिए. जो अपार एसेसिंग जो ऑफिसर्स हैं, जो अपार इवेल्युएटिंग ऑफिसर हैं, दे शुड बी फेयर, जस्ट एंड नॉन डिस्क्रिमिनेटरी. अपार के बारे में बहुत सी इधर उधर की बातें कही जाती हैं. सो जितने लोग अपार, जितने ऑफिसर्स अपार लिखते हैं,
उनको इम्पार्शियल रहने की जरूरत है, फेयर रहने की जरूरत है, जस्ट रहने की जरूरत है। अपने मन के मैल को कम से कम अपार पर न आने दीजिए। ये किसी का करियर तबाह कर सकता है, बर्बाद कर सकता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि आपका दिमाग ठीक नहीं है। अगर उसका वर्क ठीक नहीं है कीजिए, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मेरा दिमाग ठीक नहीं है और मैं किसी को रॉन्ग एसेस करूं, दैट विल बी अनफेयर, अनजस्ट एंड डिस्क्रिमिनेटरी। उसको अवॉइड करना है। द डीपीसी शुड कंसिडर अपार्स फॉर इक्वल नंबर ऑफ ईयर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑल ऑफिसर्स। देखिए क्या है, टीपीसी हो रही है तो उसमें आपको 1 साल का अपार देखना है तो सबका 1 साल का देखिए, 5 साल का अपार देखना है सबका 5 साल का अपार देखिए। ऐसा नहीं चलेगा कि किसी कैंडिडेट के लिए फेवरेबल 1 ईयर का है तो 1 ईयर का देख लेते हैं, और किसी को पनिश करना है तो 5वें साल में उसका खराब परफॉर्मेंस था, उस खराब 5वें साल वाले खराब परफॉर्मेंस को देख लीजिए। नहीं चलेगा जी। फिक्स कर लीजिए कि कितने वर्ष का, कितने ईयर का अपार मुझे सारे कैंडिडेट्स का देखना है, इक्वल सबको उसी तरीके से देखना है। The DPC should assess the suitability of the officers for promotion on the basis of their service record and with particular reference to the apars for 5 years. कितना? 5 साल। डीपीसी जो होती है वो प्रीवियस 5 इयर्स के अपार को कंसीडर करती है। सबके लिए है ये, किसी एक के लिए नहीं है। प्रीवियस 5 ईयर का जो रिकॉर्ड है उसको डीपीसी में कंसीडर किया जाता है। It is also certified that if more than one APAR have been written for a particular year, all the APARs for the relevant year shall be considered together as a APAR for 1 year. कई बार ऐसा भी हो सकता है, ट्रांसफर हो, पोस्टिंग हो, प्रमोशन हो, ऐसे में असेसिंग ऑफिसर चेंज होते रहते हैं। तो 1 साल में कई बार दो बार भी, 3 बार भी अपार लिखने का ट्रेडिशन देखा गया है, लिखना पड़ता है। तो अगर 1 साल में 1 से ज्यादा अपार लिखे गए हैं तो उन सबका कंसीडर करना है। वो 1 ईयर में ही माना जाएगा, लेकिन 1 ईयर में ही फ्रैक्शनल कंसीडरेशन उनका किया जाता है। Where one or more apars have not been written, ये भी सिचुएशन पहले आता था, अब तो एस्पायरो के आ जाने से ये एलिमिनेट हो गया है। So where one or more apar have not been written for any reason during the relevant period, the DPC should consider the apars of the years preceding the period in question. देखिए किसी कारण से 5 साल का हम कंसिडरेशन ले रहे हैं, 5 वर्ष के भीतर का किसी कारण से 1 वर्ष का अपार नहीं मिल रहा है, नॉट ट्रेसेबल है, नॉट रिटेन है, तो उससे पहले वाला, उससे प्रीसीडिंग ईयर में, उससे पहले वाला जो अपार है उसी को हम आगे वाले के लिए भी मान लेंगे। एग्जाम्पल 2020 का अपार या तो नहीं लिखा गया है या नहीं मिला है, कंसिडरेशन जोन में है ये अफसर, तो 2019 का जो अपार था उसी के बेसिस पर 2020 को प्रिज्यूम कर लेंगे। Apars of the years preceding the period in question, and if in any case even these are not available, the DPC should take apar of the lower grade into account to complete the number of apars. हाँ, अगर प्रमोशन होकर के गए हैं तो उससे पहले वाला ही जो ग्रेड होगा उसी का ही करना पड़ेगा ना। If this is also not possible, all the available apars should be taken into account. अपार बेसिक इनपुट है डीपीसी के लिए। डीपीसी की नजर में कौन हार्ड वर्किंग है और कौन हार्डली वर्किंग है, कौन सिंसियर है, कौन सिंसियर नहीं है, ये सब अपार बोलता है। तो इसलिए अपार को पूरी ईमानदारी के साथ फिलअप करनी चाहिए, करवानी चाहिए। प्रीसीडिंग 5 ईयर का अपार जो होता है, प्रीसीडिंग 5 ईयर का अपार डीपीसी के लिए रिकॉन किया जाता है। किसी कारण से अगर इस 5 वर्ष के भीतर में किसी 1 साल का अपार या तो नहीं लिखा गया है या नॉट ट्रेसेबल हो गया है, तो जो प्रीसीडिंग ईयर का जो अपार है
उसी को आगे वाले के लिए रिकॉन कर लिया जाएगा और उसका कंसिडरेशन किया जाएगा, राइट। If this is also not possible, all the relevant APAR should be taken into account, where an officer is officiating in the next higher grade. ध्यान दीजिएगा, where an officer is officiating in the next higher grade and has earned APARs in that grade, his APARs in that grade may be considered by DPC in order to assess his work, conduct, performance, but no extra weightage may be given merely on the ground that he has been officiating in the higher grade. समझिए, कुछ सज्जन ऐसे हैं, हमारे कुछ भ्राता ऐसे हैं जो एसएसओ से एडहॉक एडी बन गए, तो एडहॉक एडी बन गए तो हायर ग्रेड में चले गए, हायर ग्रेड में चले गए। उसके बाद से बाद में जब डीपीसी होती है एडी की, तो जब एडी की डीपीसी होगी तो कुछ एडहॉक एडी होंगे और कुछ एसएसओ होंगे। तो एडहॉक एडी जो है वो हायर ग्रेड पे चला गया है। रूल ये है कि वो हायर ग्रेड पे भले ही चले गए हैं, उसके चलते उनको कुछ एक्स्ट्रा वेस्टेज नहीं लेना है। जो एडहॉक बन गए चाहे जो ऊपर चले गए, उनको एक्स्ट्रा वेटेज कुछ नहीं मिलेगा, एट पार चलेंगे। जो आपका अपार बोल रहा है उसी के अनुसार आपका डीपीसी कंडक्ट करेंगे। द डीपीसी शुड नॉट बी गाइडेड मेयरली बाय ओवरऑल ग्रेडिंग। अब देखिए, अपार के भीतर घुस गया। अपार में आजकल ग्रेडिंग क्या होता है? टोटल ओवरऑल ग्रेडिंग 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9 और कुछ खुशकिस्मत होते हैं उनको 9+ भी मिलता है, किसी को 10 भी मिलता है। फील्ड एरिया में तो 6, 7 एक ट्रेंड चल गया है। तो डीपीसी शुड नॉट बी गाइडेड मेयरली बाय ओवरऑल ग्रेडिंग। सिर्फ ओवरऑल ग्रेडिंग को देख कर कहीं आगे नहीं बढ़ जाना है। अगर ओवरऑल ग्रेडिंग को ही देखना होता तो बाकी सब उसमें जो डिटेल लिखे हैं, पेन पिक्चर लिखे रहते हैं, ब्रीफ ऑफ टास्क जॉब लिखे होते हैं, परफॉर्मेंस आपने क्या किया उसका पेन पिक्चर बढ़िया से लिखा रहता है। उसके बाद और भी हेडिंग्स होते हैं जिसमें आपकी इंटीग्रिटी वगैरह की बात होती है, उन सबको भी ध्यान देना है। सिर्फ उसमें से ग्रेडिंग देख लो भाई कितना आ गया, 7.5, 7.5, हाँ ठीक है, ऐसा नहीं होगा। That may, if any, that may be recorded in APAR, but should make its own assessment on the basis of entries in the APAR, because it has been noticed that sometimes the overall grading in APAR may be inconsistent with the grading under various parameters or attributes. So ऐसा भी हो सकता है कि ग्रेडिंग कुछ और कह रही है और बाकी जो अपार के पैरामीटर्स हैं वो कुछ और कह रहा है। कंसिस्टेंसी नहीं बन पा रही है, कंसिस्टेंसी बननी चाहिए, इसलिए इसको भी डीपीसी ध्यान देती है। गवर्नमेंट also desires to clear the misconception about average performance. बहुत जगहों पे हम लिख देते हैं एवरेज परफॉर्मेंस, बिलो एवरेज परफॉर्मेंस, above average performance. So average performance may not be taken as an adverse remark in respect of an officer. एवरेज जो आप ग्रेडिंग दे रहे हैं, एवरेज परफॉर्मेंस कुछ निगेटिव, उसको एक निगेटिवली नहीं लिया जाए। एवरेज का मतलब गया गुजरा नहीं लिया जाए। एवरेज का मतलब कि ठीक है, मिला जुला करके उनका वर्क है, ठीक ठाक है, तो ये निगेटिव तो नहीं हुआ। सो government desires to clear the misconception about average performance. While average may not be taken as adverse remark in respect of officer, at the same time it cannot be regarded as complimentary to the officer, as average performance should be regarded as routine and undistinguished. Very important. एवरेज परफॉर्मेंस को ना ही उसे कम करके आंका जाए और ना ही वो उसको ऊपर करके आंका जाए, ना ही उसको एडवर्स रिमार्क में लिया जाए और ना ही उसको कॉम्प्लीमेंट्री टू द ऑफिसर लिया जाए। एवरेज परफॉर्मेंस शुड बी रिगार्डेड एज रूटीन एंड अनडिस्टिंग्विश्ड।
कुछ हट के काम करेंगे तो अनडिस्टिंग्विश्ड मार्क्स आपको मिलता है, ग्रेडिंग मिलती है, परफॉर्मेंस आपको लिखा जाता है। कुछ अनडिस्टिंग्विश्ड नहीं है तो एवरेज लिखा जाएगा। सो एवरेज कोई एडवर्स नहीं है और एवरेज कोई कंप्लीमेंट्री नहीं है। एवरेज क्या है? इट इज रिगार्डेड एज रूटीन एंड अनडिस्टिंग्विश्ड परफॉर्मेंस। It is only performance that is above average and performance that is really noteworthy, which would entitle an officer to recognition and suitable rewards in the matter of promotion. अरे भाई, it is only performance that is above average and performance that is really noteworthy, which would entitle an officer to recognition and suitable rewards in the matter of promotion. अब इस लाइन के अनुसार प्रमोशन के लिए, डीपीसी के लिए एबव एवरेज आपका परफॉर्मेंस होना चाहिए। इफ द रिव्यूइंग अथॉरिटी और एक्सेप्टिंग अथॉरिटी एज द केस मे बी हैज ओवररूल्ड द रिपोर्टिंग ऑफिसर और रिव्यूइंग अथॉरिटी एज द केस मे बी, द रिमार्क्स ऑफ द लेटर अथॉरिटी शुड बी टेकन एज ए फाइनल रिमार्क्स। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रिपोर्टिंग ऑफिसर होते हैं, उसके बाद से रिव्यू अथॉरिटी होती है। आजकल कम से कम 2 अफसर के द्वारा अपार लिखा जाता है। एक रिपोर्टिंग अफसर लिखते हैं और रिपोर्टिंग अफसर के बाद से रिव्यू अथॉरिटी के पास जाता है और उसके बाद से एक्सेप्टिंग अथॉरिटी के पास जाता है। सो रिव्यू अफसर ने मान लीजिए कि 7, रिपोर्टिंग अफसर ने मान लीजिए 7 मार्क्स दिया है और रिव्यू अथॉरिटी आपको 8 मार्क्स देती है। The remarks of the latter authority should be taken as a final remarks. So जो रिव्यू अथॉरिटी अगर 8 देती है तो उसको फाइनल माना जाएगा। रिव्यू अथॉरिटी 7 को काट करके 6 कर देती है तो उसको फाइनल माना जाएगा। रिपोर्टिंग अफसर वाला फर्स्ट हो गया। रिपोर्टिंग अफसर के बाद से रिव्यूइंग अथॉरिटी लिखेंगे। रिव्यूइंग अथॉरिटी कम ज्यादा जो कुछ भी करते हैं, रिव्यूइंग अथॉरिटी जितना लिखते हैं, दैट शुड बी टेकन एज ए फाइनल रिमार्क्स। रिव्यूइंग अथॉरिटी का ही जो मार्क्स होगा उसी को फाइनल रिमार्क्स माना जाता है। For the purpose of assessment, provided it is apparent from the relevant entries that the higher authority has come to different assessment concisely after due application of mind। हायर अथॉरिटी ने जो रिपोर्टिंग अफसर हैं उनके जितने भी रिमार्क्स हैं उनसे हट करके उन्होंने लिखा है, then it should be apparent from the relevant entries that the higher authority has come to a different assessment consciously after due application of mind। सो पूरे जो अपार है उसमें लगना चाहिए कि हायर अथॉरिटी ने अपना माइंड यूज किया है और उनको लगता है कि उसका परफॉर्मेंस ऐसा है। लगेगा ना, सब ओवरऑल चेंज करते जाते हैं वो। If the remarks of the reporting officer, reviewing authority and accepting authority are complementary to each other, क्या क्या हो गए? रिपोर्टिंग अफसर हो गए, रिव्यूइंग अथॉरिटी हो गई एंड एक्सेप्टिंग अथॉरिटी आर कंप्लीमेंट्री टू ईच अदर एंड वन डज नॉट हैव द इफेक्ट ऑफ ओवररूलिंग the other, then the remarks should be read together and the final assessment made by the TPC। So normally ऐसा नहीं होता है। नॉर्मली क्या होता है? रिपोर्टिंग अफसर ने जैसा लिखा उससे मिलता जुलता रिव्यूइंग अफसर भी अथॉरिटी भी लिखते हैं और वो मिलता जुलता ही एक्सेप्टिंग अथॉरिटी भी उसको एक्सेप्ट करती है। सो दे ऑल आर कंप्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री टू ईच अदर, दे आर नॉट कंट्राडिक्टरी। कंट्राडिक्टरी होगा तो लेटर अथॉरिटी जो लिखेगी वो फाइनल होगा, नहीं तो अगर कंप्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। In cases where the assessment by DPC are apparently not in line with the grades of APAR, note कीजिए, where in cases where the assessment by DPC are apparently not in line with grades in APAR, the DPC should appropriately substantiate its assessment by giving reasons so that the appointing authority could factor these lines, taking in a view on suitability of officers for promotion।
अपार आया, अपार में बहुत कंट्राडिक्शन आया, एक दूसरे को मैच नहीं कर रहे हैं। ऐसे में डीपीसी अपना ऑब्जर्वेशन उसमें डाल करके अपॉइंटिंग अथॉरिटी को भेज सकती है, अपॉइंटिंग अथॉरिटी उसके अनुसार अपना डिसीजन ले। DPC need not assess and grade all officers in the eligibility list. ये अगेन वेरी इंपॉर्टेंट है। 100 लोगों का वैकेंसी है, 100 वैकेंसी के अगेंस्ट में 150 प्लस 3 153 हो गया, प्लस माइनस एक्सटेंडेड जोन के लिए कर लीजिए। तो 100 वैकेंसी के लिए सपोज 180 टोटल डोजियर आपके पास गए हैं, 100 वैकेंसी के अगेंस्ट में 180 टोटल डोजियर अगर गए हैं, टोटल डोजियर को चेक करने की जरूरत नहीं है। The DPC need not assess and grade all officers in the eligibility list. Assessment of suitability of eligible employees in the zone of consideration for inclusion in the panel for promotion may be considered only up to a number which is considered sufficient for preparing the panel with reference to the number of vacancy, as also for preparing the extended panel for promotion in terms of departmental promotion and training ऑफिस मेमोरेंडम 1996। सो क्या ध्यान देना है, पूरे की पूरी हमें क्या करना है, हम कंसीडर करेंगे, उसको देखते चलेंगे कि हम कितने लोगों को हमें कंप्लीट हो रहा है। अगर 150 तक पहुंचते पहुंचते हमारा 100 कंप्लीट हो रहा है तो हम 150 पर ही रोक देंगे। अगर हम 120 अगर हमने डोजियर को हमने वेटिंग किया, स्क्रूटनाइज किया और 120 वेटिंग करने के बाद से उसी में से हमें बेस्ट 100 मिल गए तो आगे का हम वेटिंग नहीं करेंगे। अगर 110 डोजियर में ही हमें बेस्ट 100 मिल गए तो हम वहीं पर रोक देंगे, 180 करने की जरूरत नहीं है। तो डीपीसी नीड नॉट असेस द ग्रेड एंड ग्रेड ऑल ऑफिसर्स इन द एलिजिबिलिटी लिस्ट। In respect of the remaining employees in the zone of consideration as now prescribed, the DPC may put a note in the minutes that the assessment of the remaining employee in the zone of consideration is not considered necessary, as sufficient number of the employees with prescribed benchmark have become available. So क्या करेंगे, पूरे को चेक नहीं करेंगे, एक नोटिंग लिख देंगे। नोटिंग ये लिख देंगे कि सबका अपार चेक नहीं किया गया है, जितना हमारे पास होना था उतना, जितनी जरूरत थी उतने को हमने कंसीडर कर लिया और उसके बाद से ये आगे के लोग हैं इनकी जरूरत नहीं है, इतने में ही हमारा काम हो जाता है। ओवरऑल असेसमेंट बाय टीपीसी, इन द केस ऑफ ईच ऑफिसर एन ओवरऑल ग्रेडिंग शुड बी गिवन। The grading shall be one among the grading prescribed in the APAR. So overall grading होती है, सीनियरिटी लिस्ट के बेसिस पर होती है, अपार के बेसिस पर होती है। Before making the overall grading, after considering the APARs for the relevant years, the DPC is also considered to take into account whether the officer has been awarded any। हाँ, अब देखिए, अभी तक तो अपार की बात चल रही थी, जब अपार की बात हो गई तो पैरेलली डीपीसी को ये भी देखना है कि इनमें से जिस ऑफिसर्स को हम लिए हैं इनमें किसी को मेजर पेनल्टी तो नहीं मिली है, माइनर पेनल्टी तो नहीं मिली है, कुछ डिसप्लीजर तो नहीं मिला है, इसको भी हमें चेक करना है। In assessing the suitability of officer on whom a penalty has been imposed, the DPC will take into account the circumstances leading to the imposition of penalty and decide whether, in the light of general service record of the officer and the fact of the imposition of the penalty, the officer should be considered for promotion. In assessing the suitability of the officer on whom a penalty has been imposed, अब पेनल्टी वालों का हम चेक कर रहे हैं, किसी ऐसे अफसर को हम असेस कर रहे हैं जिन पर पेनल्टी इंपोज की गई है। द डीपीसी विल टेक इनटू अकाउंट द सर्कमस्टेंसेस लीडिंग टू द इंपोजिशन ऑफ द पेनल्टी एंड डिसाइड वेदर, ऐसे कौन से सर्कमस्टेंसेस थे जिस बेसिस पे, जिस ग्राउंड पे, जिस सिचुएशन में पेनल्टी इंपोज की गई, एंड डिसाइड वेदर in the light of the general service record of the officer and
the fact of the imposition of the penalty, the officer should be considered for promotion. उनका बैकग्राउंड देखेंगे, उनके सर्कमस्टेंसेस देखेंगे, उनके सिचुएशन देखेंगे और अकॉर्डिंगली डिसीजन लेंगे. द टीपीसी आफ्टर ड्यू कंसिडरेशन हैज द अथॉरिटी टू असेस द ऑफिसर एज फिट अनफिट फॉर प्रमोशन. सो ये असेस करने के बाद से डीपीसी मेंशन करेगी कि इसमें से कौन अनफिट है और कौन फिट है. वो हो सकता है कि 1 to 100 में ही आ रहे हो, लेकिन पेनल्टी लगी है और उसके वजह से डीपीसी उसके आगे लिख देगी अनफिट फॉर प्रमोशन, और नहीं तो नॉर्मल फिट करेगी. हाउएवर व्हेन द डीपीसी कंसीडर्स दैट द डिस्पाइट द पेनल्टी द ऑफिसर इज सुटेबल फॉर प्रमोशन, the officer will be actually promoted only after the currency of the penalty is over. सिचुएशन यहां पर ऐसा है कि किसी ऑफिसर को पेनल्टी दिया गया है. पेनल्टी जो दिया गया है उसके सर्कमस्टेंसेस जो हैं वो ऐसे सर्कमस्टेंसेस में उसको पेनल्टी दिया गया है जिसमें डीपीसी को लगता है कि ये जो है डायरेक्टली इनके मेरिट को अफेक्ट नहीं करता, इनकी सिंसियरिटी, इनकी ऑनेस्टी, इनके डेडिकेशन को अफेक्ट नहीं करता, इसलिए ही शुड बी कंसीडर्ड फॉर द प्रमोशन. सो ऐसे में उनको सुटेबल फॉर प्रमोशन दे सकते हैं. बस कंडीशन क्या है, प्रमोशन तब तक नहीं हो सकता जब तक आपका पनिशमेंट का पीरियड चल रहा है, ड्यूरिंग द करेंसी ऑफ द पेनाल्टी इज देयर. अगर 1 साल का है, इंक्रीमेंट वगैरह किसी का काट देते हैं ना, अगर 1 साल किसी का इंक्रीमेंट काट दिए तो उस 1 ईयर तक वो करेंसी ऑफ द पेनल्टी है, तो उस पीरियड में प्रमोशन नहीं हो सकता. वो पीरियड जैसे खत्म होगा उसके बाद प्रमोशन का चांस बन जाता है, अगर डीपीसी ने रिकमेंड किया है तो. तो इस तरीके से हमने इस सेशन में हमने क्या क्या देखे. प्रोसीजर टू बी ऑब्जर्व्ड बाय डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमिटी. इस सेशन में हमने देखे प्रोसीजर टू बी ऑब्जर्व्ड बाय डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमिटी. उसमें फर्निशिंग ऑफ द सर्टिफिकेट अंडरटेकिंग बाय चेयरपर्सन, सर्टिफिकेट देते हैं कि हमारे इसमें कोई क्लोज रिलेटिव है या नहीं है. इंटरव्यूज इन प्रमोशन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, और 2015 के ओएम के अनुसार एटलीस्ट ग्रुप बी नॉन गजेटेड के लिए इंटरव्यू हटा दिया गया है, इंटरव्यू बंद कर दिया गया. उसके बाद से जोन ऑफ कंसिडरेशन हमने देखा. जोन ऑफ कंसिडरेशन वेरीज डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ वैकेंसीज. अगर वैकेंसी कम है तो जोन ऑफ कंसिडरेशन का मल्टीप्लिकेशन 5 तक हो सकता है, और वैकेंसी ज़्यादा है तो जोन ऑफ कंसिडरेशन 1.5 टाइम्स +3 होता है. ये भी हमने देखा. उसके बाद से गाइडलाइन फॉर कंडक्टिंग द प्रोसीडिंग्स ऑफ द डीपीसी. गाइडलाइन में हमने देखा कि जो अपार है, अपार इज द बेसिक इनपुट है. अपार जो है बेसिक इनपुट है, और उसके बेसिस पर ही डीपीसी नतीजे पर पहुंचती है कि ये हार्ड वर्किंग है या हार्डली वर्किंग है, प्रमोशन इनको मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए. इसमें हमने ये भी देखा कि एवरेज किसी को अगर लिखा हुआ है अपार में, एवरेज परफॉर्मेंस जो है वो ना ही नेगेटिव होता है और ना ही पॉजिटिव होता है. एवरेज का मतलब रूटीन एंड अनडिस्टिंग्विश्ड होता है. उसके बाद से हमने देखा कि अपार में रिपोर्टिंग ऑफिसर कुछ लिखते हैं, रिव्यूइंग ऑफिसर कुछ लिखते हैं. तो जो लेटर अर्थात रिव्यू ऑफिसर जो लिखेंगे दैट विल बी ट्रीटेड एज फाइनल. उसके बाद हमने देखा डीपीसी नीड नॉट असेस एंड ग्रेड ऑल ऑफिसर्स इन द एलिजिबिलिटी लिस्ट. जितने पे उनका काम हो जाता है उतना ही तक करेंगे. उसके बाद से नोटिंग मेंशन कर देते हैं कि हमें 100 लोगों को लेना था और 110 तक जाते जाते ही हमारा 100 मिल गया, इसलिए उसके बाद काम नहीं देखे. ठीक है, तो इस तरीके से हमने बड़ी आराम से इस सेशन को समझा. ठीक है, अब हम देखेंगे आज का श्लोक. अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम्.
अर्थात पीपल हु हैव अ गुड कैरेक्टर एंड आर हम्बल, who respect and serve the elderly, their age, knowledge, fame and strength increases. अपने से बड़ों को सम्मान देने से, प्रणाम करने से, आशीर्वाद लेने से चत्वारि तस्य बंधन्ति, 4 चीजें बढ़ती हैं, आयु, विद्या, यश, बल। इन 4 चीजों की वृद्धि के लिए क्या करना चाहिए? अपने से बड़ों का सम्मान करना चाहिए। क्या करें? जो व्यक्ति सुशील और विनम्र होते हैं, बड़ों का सम्मान करते हैं, वृद्ध व्यक्तियों की सेवा करते हैं, उनकी आयु, विद्या, कीर्ति और बल, इन 4 में वृद्धि होती है। आपका चैनल SGKG स्टडीज, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें। आपका दूसरा चैनल SGKG 2.22, इसको भी आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए इंफॉर्मेशन के साथ, कुछ नए डिस्कशन के साथ, कुछ नए अवेयरनेस के साथ। तब तक के लिए आप भी अवेयरनेस फैलाते रहिए। या तो आप कुछ क्रिएट करके फैलाइए, और नहीं तो जो क्रिएटेड है उसको शेयर करके फैलाइए। हम भी बढ़ें, आप भी बढ़ें। नमस्कार।